भारत एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर रंग में एक नई संस्कृति बसती है। ये एक बहुत बड़े और खूबसूरत ताने बाने की तरह है। तो चलिए आज इसी ताने बाने के कुछ सबसे मजेदार धागों को जरा पास से देखते हैं। सबसे पहले इस विशालता को समझते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या थी 1.21 अरब। मतलब उस समय दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है। इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी के बावजूद वो कौन सी चीज है जो सबको एक साथ जोड़कर एक कहानी बनाती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी का जो पहला धागा है ना, वो है भारत की डांस परंपरा। ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि कहानियां कहने का एक जिंदा धड़कता हुआ तरीका है। अच्छा, भारत में संगीत नाटक अकादमी ने 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। पर यह सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं, ये तो पूजा और कहानी सुनाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है, जिनका जिक्र नाट्य शास्त्र जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि कैसे ये डांस फॉर्म्स सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे तमिलनाडु के भरतनाट्यम में आग की ऊर्जा दिखती है, तो उड़ीसा के ओडिसी में पानी का बहाव, और केरल का मोहिनीअट्टम बिल्कुल हवा की तरह हल्का और कोमल। मतलब हर डांस के पीछे एक पूरा फिलोसॉफिकल आइडिया है। लेकिन कहानी सिर्फ शास्त्रीय मंचों तक ही नहीं है। असल कहानी तो गांवों में, लोगों की जिंदगी में है। असम का बिहू जहां फसल की खुशी का जश्न है, वहीं गुजरात का गरबा भक्ति और उत्सव का एक गोल घेरा है। हर राज्य की अपनी एक अलग धुन है, अपनी एक खास ताल है। डांस की तरह ही भारत का संगीत भी उतना ही रंगीन और गहरा है। तो चलिए अब इस ताने बाने के म्यूजिकल धागे को पकड़ते हैं। भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझना ना बड़ा आसान है, अगर हम उन्हें 2 हिस्सों में बांट लें। एक होते हैं तंतु वाद्य, मतलब जिनमें तारों से, स्ट्रिंग से आवाज आती है, और दूसरे हैं शुशिर वाद्य, मतलब जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जिनमें हवा से आवाज पैदा होती है। और जब बात आती है तारों वाले साज की, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, सितार। इसकी मीठी आवाज ने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है। और इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है महान पंडित रविशंकर को। सोचिए 1968 में जब उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, वो भारतीय संगीत के लिए कितना बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा होगा। लेकिन संगीत बिना ताल के अधूरा है ना? और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ताल का मतलब है तबला। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये तो म्यूजिक की धड़कन है, उसकी हार्ट बीट है। और ये मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये परंपरा आज भी जिंदा है और नई ऊंचाइयों को छू रही है। उस्ताद जाकिर हुसैन को ही देख लीजिए, 2024 में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड्स। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय संगीत का जादू कल भी था और आज भी है। तो ये डांस और म्यूजिक लोगों तक पहुंचता कैसे है? इसका सबसे खूबसूरत जवाब है त्योहारों के जरिए। ये त्योहार ही हैं जो पूरे साल भारत को जिंदा दिल बनाए रखते हैं। भारत में तो समझिए हर राज्य का अपना एक अलग कल्चरल कैलेंडर है, अपना खास त्योहार। असम का बिहू हो, केरला का ओणम, या नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, और बंगाल की दुर्गा पूजा। हर त्योहार उस जगह की एक अलग ही कहानी सुनाता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पोंगल, तमिलनाडु का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये तो एक तरह से थैंक यू कहने का तरीका है। प्रकृति को, सूरज को, धरती को और उन जानवरों को जो किसानों की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो हमने संस्कृति के इन खूबसूरत धागों को तो देख लिया, लेकिन ये ताना बाना बुनता कौन है? अरे भाई, लोग। तो चलिए अब इन लोगों की कहानी को जरा आंकड़ों की नजर से देखते हैं। ये आंकड़े ना एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। भारत की लगभग 69% आबादी आज भी गांवों में रहती है। मतलब ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की 2 अलग अलग दुनियाओं को, 2 अलग अलग सच्चाइयों को दिखाता है। और इस डाइवर्सिटी के बीच तरक्की की कहानी भी एक जैसी नहीं है। केरल को देखिए, लिटरेसी रेट 94% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में विकास की रफ्तार भी हर जगह अलग अलग है। तो भारत का ये जो ताना बाना है, ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये जिंदा है, ये हर दिन बदल रहा है। इसमें पुराने धागों के साथ नए धागे भी जुड़ रहे हैं।
तो सवाल ये है कि भविष्य में इसका पैटर्न कैसा दिखेगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।